वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर इस न्यूमेरिकल को आप जिस भी बंदे ने वेक्टर्स को अच्छी तरीके से समझा है, कंसेप्ट जिस बंदे का क्लियर है, वो इसी न्यूमेरिकल को 100% सही करेगा। जिस बंदे का वेक्टर्स के हवाले से कंसेप्ट सही नहीं है वो इस न्यूमेरिकल को नहीं कर सकता, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में देखें एक पॉइंट है। बेसिकली यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि इस ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, मूव कर रहा है। ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओ। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ए। ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लगाई जा रही है। तीन फोर्सेस का यहाँ पर जिक्र है। एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन। स्टूडेंट इस फोर्स को हम F1 का नाम देते हैं। F1 हमें दिया है 10 न्यूटन। दूसरी फोर्स हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 20 न्यूटन। इसी तरह तीसरी फोर्स हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, F3 हमें दिया है 25 न्यूटन। मैंने आप लोगों को बताया था ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, मोमेंट आर्म कहा था। ये वो पॉइंट्स थे जो मैंने आपको उस टॉपिक्स में समझाया था। और मैंने ये भी बताया था कि वो फोर्स जो कि सीधी सीधी मोमेंट आर्म के मुकम्मल तौर पे क्या है, पैरेलल है, उस फोर्स का टॉर्क क्रिएट करवाने में कोई किरदार नहीं है। फिर कह रहा हूं, वो फोर्स जो कि पिवट से, इसको हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, पिवट कहा था वो फोर्स। अब इस केस में देखें स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो डायरेक्ट पिवट से गुजर रही है। इसका मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जब हम मालूम करेंगे तो तब जीरो मिलेगा। क्यों? ये जो फोर्स है इस बॉडी को टर्न करवाने में, इस बॉडी को मूव करवाने में इस फोर्स का किरदार कुछ भी नहीं है। भले ही इसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, भले ही इसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया हो, भले ही इसने 100 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का, जितना भी फोर्स लगाया हो, तो मैंने आपको बताया था द एंगल थीटा इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस इन द केस ऑफ फोर्स। फोर्स के केस में एंगल थीटा माने रखता है। अब इस केस में एंगल थीटा ऐसा है कि डायरेक्ट फोर्स का एप्लीकेशन पिवट से गुजर रहा है, तो इस केस में फोर्स टॉर्क क्रिएट करवाने में एज वेल एज टर्निंग क्रिएट करवाने में इसका कोई किरदार नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है उसमें बताया है तीन फोर्सेस, देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग एट वन एंड ऑफ द रोड लेंथ। ए पॉइंट पे लग रही है 80 सेंटीमीटर, और इसका मतलब मोमेंट आर्म बताया स्टूडेंट्स कितना है, 80 सेंटीमीटर बताया। इस रोड की लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 80 सेंटीमीटर है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टॉर्क्स। अब यहां से आप लोगों को क्लियर पता चलेगा एक्सपेक्टेड टॉर्क्स कितने हैं। अब आप खुद बता सकते हैं, देयर इन दिस केस देयर आर 3 फोर्सेस, बट द टॉर्क इन दिस केस बाय द F2 फोर्स इज नॉट टॉर्क, बट इन दिस केस F2 फोर्स से क्या कोई टॉर्क लग रहा है स्टूडेंट्स, खुद बताएं। मैंने आपको बताया था जो फोर्स जिसकी डायरेक्शन डायरेक्ट पिवट से गुजरे उससे कोई टॉर्क, इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड टॉर्क्स का कंसेप्ट दिया गया है। ड्यू टू ईच फोर्स अबाउट एन एक्सिस टू द रोटेशन। अब बताना है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से टॉर्क क्रिएट हुआ इस बॉडी को मूव करवाने में, किसके, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। और गिवन डेटा में स्टूडेंट जो चीज हमें बताया है वो लिखते हैं। F1 की वैल्यू हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन। और एंगल क्या दिया है F1 के लिए, एंगल भी लिखते हैं 90 डिग्री। और मैंने आप लोगों को ये केस भी बताई थी कि अगर किसी टॉर्क, किसी फोर्स के एप्लीकेशन हो और एंगल 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, उस केस में टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो ये बात यहां तक आप लोगों को क्लियर। अब सेकंड केस देखें स्टूडेंट्स, F2 को भी लिख देते हैं। F2 की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। और एंगल थीटा क्या है आप खुद बताएं, एंगल थीटा इस केस में क्या है, टॉर्क का 0 डिग्री। मोमेंट आर्म की जो लेंथ है, F2 फोर्स की जो लेंथ है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब
एंगल क्या है स्टूडेंट्स 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री के लिए क्या केस बनता है वो भी हम पढ़ेंगे। और उसी तरह स्टूडेंट्स F3 केस देखें। F3 केस में फोर्स कितना लग रहा है 25 न्यूटन, और एंगल हमें बताया है कितना है स्टूडेंट्स 25 डिग्री। फिर से मैं बुक को देखता हूँ कंफर्म है कि नहीं, है बस सही है 25 डिग्री। अब इस F3 फोर्स को मैं फिर से यहाँ पर एक अलग डायग्राम में बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें इस पॉइंट O को, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये पॉइंट A है, ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है स्टूडेंट्स, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, F3 फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब इसका मतलब ऐसी डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था, ऐसी डायरेक्शन ना तो मुकम्मल तौर पे एक्स एक्सिस में हो, ना तो मुकम्मल तौर पे वाई एक्सिस में हो। इसका मतलब या एक्सिस में होती, एक्स एक्सिस में होती तो हम कह देते हैं कि सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट है, या वाई एक्सिस में होती तो हम कह देते हैं कि इसका वाई कंपोनेंट है। अब इस केस में ये एक्स एक्सिस में भी नजर नहीं आ रही, वाई एक्सिस में भी नजर नहीं आ रही, मुकम्मल तौर पे दरमियान में। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्स कंपोनेंट भी है और इसका कुछ ना कुछ वाई कंपोनेंट भी है। और जहां तक बात कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए बात है, तो मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में समझाया था कंपोनेंट्स किस तरह निकालते हैं। एक प्रोजेक्शन ड्रा करो, ये जो प्रोजेक्शन बनाई, ये जो ए से लेकर इस प्रोजेक्शन इस पॉइंट को पी कही, ये कंपोनेंट आपको क्या बताता है F3 का एक्स वाला कंपोनेंट। इसी तरह यहां से इसके हेड से प्रोजेक्शन बना दे, यहां पर इस पॉइंट को आप क्या करें सी का नाम दे, ये जो है बेसिकली F3 का y कंपोनेंट बता रहा है। और मैंने बताया था A से लेकर C तक लेंथ और P से लेकर इस पॉइंट को भी नाम दे D का। ये दोनों क्या होती है, F3y यहाँ है तो F3y यहाँ भी। अब यहाँ पर गौर से देखिए, इसका मतलब अब ये दोनों फोर्सेस हैं, एक y कंपोनेंट है जिसका मोमेंट आर्म के साथ एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, और F3x x का कंपोनेंट है जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट आर्म है। और मैंने आपको बताया था ये F3x का फोर्स जो कि पिवट से गुजर रही है, इसका कोई किरदार नहीं है टॉर्क को क्रिएट करवाने में। तो यहां पर सबसे पहली चीज अभी हमें क्या मालूम करना है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टॉर्क्स, हमें मालूम करना है। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें जो करना है स्टूडेंट्स, तो हमें जो फाइंड करना है फोर्स 1 के लिए टॉर्क मालूम करना है, फोर्स 2 के लिए टॉर्क मालूम करना है, और फोर्स 3 के लिए टॉर्क मालूम करना है। अब कैलकुलेशंस क्या होंगी स्टूडेंट्स इसके लिए, व्हाट आर द कैलकुलेशंस। टॉर्क का फार्मूला हम जानते हैं, फॉर टॉर्क 1 T1 T1 इट मींस मोमेंट आर्म्स बिकेम, इस मोमेंट आर्म को हमने क्या नाम दिया था पोजीशन वेक्टर का, मैंने आपको ये टॉपिक भी बताया, पोजीशन वेक्टर R कहोगे। और इन द केस ऑफ T1 द पोजीशन वेक्टर R1 बिकॉज द लेंथ इज 80 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज सेम फॉर ऑल द फोर्सेस, बिकॉज ऑल द फोर्सेस, तमाम फोर्सेस इसी पॉइंट A से लग रही हैं, और इन सब के लिए जो R की वैल्यू हो वो कितनी है स्टूडेंट्स 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थ्योरी पे एक बात लिखते हैं, R की वैल्यू रेडियस बताया है, लेंथ बताया है 80 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर को मीटर में लेकर आए डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट लगाया 0.8 मीटर आ गया। अब टॉर्क 1 के लिए R1 और F1 साथ में क्या आता है, टॉर्क के केस में हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स साइन थीटा 1। अब इस केस में स्टूडेंट्स गौर से देखें, टॉर्क 1 R1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 0.8 मल्टीप्लाई बाय फोर्स 1 की वैल्यू क्या है, फोर्स 1 आपने इसको मान लिया है 10, और साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1 फोर्स के लिए कितना है स्टूडेंट्स साइन 90 डिग्री। और आप बखूबी जानते हैं साइन 90 डिग्री स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 न्यूटन का मालूम कर चुके आप। इसी तरह अब मेरे पास बोर्ड में जगह कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी डायग्राम से आप लोगों को वैल्यूज बताता जाऊं। अब टॉर्क 2 के लिए आप मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, टॉर्क 2 किसके बराबर होगा R2,
और साथ ही साथ F2 और साथ में क्या लिखेंगे sin थीटा 2। और टॉर्क 2 के लिए R2 की वैल्यू क्या है, रेडियस तो सबके लिए सेम है 0.8, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू सबके लिए सेम है। F2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 20 न्यूटन। और एंगल क्या है स्टूडेंट्स, एंगल मैंने आपको बताया है क्योंकि ये पिवट से गुजर रहा है, R और F के दरमियान एंगल कितना है स्टूडेंट 0 डिग्री। और टॉर्क 2 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, साइन 0 हमेशा क्या होता है स्टूडेंट 0 डिग्री। इसका मतलब टॉर्क 2 की वैल्यू भी क्या आ गई 0। मैंने आपको बताया था F2 से कोई टॉर्क पैदा नहीं होता। अब लो जी, मैथमेटिकली भी ये बात प्रूफ हो गई कि टॉर्क 2 क्या मिला, मैग्नीट्यूड में 0। इसका मतलब इस फोर्स का कोई भी किरदार नहीं है टॉर्क को क्रिएट करवाने में। इसी तरह स्टूडेंट्स चलते हैं आखिरी टॉर्क, टॉर्क 3 की तरफ। टॉर्क 3 में दो कंपोनेंट्स बने थे यहाँ पर, एक F3y एक F3x। F3x को आप क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों, x कंपोनेंट जो कि अलोंग द x एक्सिस हो उसमें कोई कंपोनेंट, उसमें कोई टॉर्क क्रिएट करवाने का किरदार नहीं होता। और वर्टिकल कंपोनेंट जो था इसका F3y, बेसिकली R1 तो सेम है, F3 क्या लिख दूंगा स्टूडेंट साइन थीटा। और क्या करेंगे यहाँ पर टॉर्क 3 इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू अभी कर चुके 0.8, F3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 25 न्यूटन। और साथ में साइन थीटा की भी वैल्यू दिया है कि कितना है स्टूडेंट्स 25 डिग्री। और टॉर्क 3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0.8, 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आता है स्टूडेंट्स 20 आता है। और मल्टीप्लाई बाय साइन 25 कर दें, साइन 25 की वैल्यू आती है 0.4। और 0.4 को मल्टीप्लाई कर दें किससे 20 से, तो कितना मिलता है स्टूडेंट, टॉर्क 3 की वैल्यू आपको मिली 8.45। तो यहां से क्या बात आपको क्लियर हुई कि तीन फोर्सेस के लिए टॉर्क्स निकाला। टॉर्क 2 के लिए टॉर्क 2 की वैल्यू क्या है 0, ये वो फोर्स थी जिस पर टॉर्क क्या था 0 था। और 25 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये जो फोर्स जो लग रही थी 25 न्यूटन, इसके लिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 8.45। जबकि जो टॉर्क जो कि 90 का एंगल बना रही थी इसके लिए वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 8 न्यूटन आई। तो अब यहां पर एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के, अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, इसका जो हमने y कंपोनेंट लिया था अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो कंपोनेंट था इससे कौन सी टॉर्क क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम हमेशा क्या लेते हैं स्टूडेंट्स प्लस। इसी तरह ये जो कंपोनेंट है, ये जो फोर्स है, इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होती है और हम क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा क्या लेते हैं स्टूडेंट्स माइनस लेते हैं। तो ये बात भी आप नोट कर लें, कंसेप्ट बना लें कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हमेशा हम क्या लेते हैं प्लस और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम हमेशा क्या लेते हैं माइनस। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आज का लेक्चर एंड हो जाता है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।